हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों का ये 18वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। यह एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना है। इस अवस्था में बालक सामाजिक व्यवहारों को सीखना आरंभ करता है। बाल्यावस्था में होने वाले सामाजिक, सांवेगिक, रचनात्मक एवं व्यक्तित्व विकास के स्वरूपों को स्पष्ट देखा जा सकता है। समकालीन सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सीखने के दृष्टिकोण को पता होना चाहिए कि शिक्षार्थियों में रचनात्मकता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। छात्रों को सवाल पूछने और विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है भाई। सक्रिय शिक्षण और प्रक्रिया आधारित मूल्यांकन, ये भी सही है। समस्या खड़ी करने और समस्या सुलझाने की अधिक गुंजाइश, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, छात्रों को सवाल पूछने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, सक्रिय शिक्षण और प्रक्रिया आधारित मूल्यांकन तथा समस्या समाधान से सीखने के दृष्टिकोण का पता चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बच्चों का एक समूह अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित करता है। एक जज को नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है। ठीक है, एक जज को नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। इस उदाहरण में समीकरण की कौन सी संस्था निदर्शित है भाई? बताइए, कौन सी संस्था निदर्शित है? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मीडिया। ठीक है, बच्चों का एक समूह अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित करता है। एक जज की नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है। ठीक है, एक जज की नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। यह उदाहरण समाजीकरण की मीडिया संस्था को निर्देशित करता है। मीडिया बालक के अधिगम में द्वितीय भूमिका का निर्वहन करती है। वर्तमान समय में मीडिया का वह स्रोत है वर्तमान समय में मीडिया वह स्रोत है जिसमें अवलोकन कौशल पर विचार किया जाता है। मीडिया जैसे टेलीविज़न, पत्रिकाएं, मोबाइल फ़ोन, रियलिटी शो, समाचार पत्र आदि। अतः स्पष्ट है कि कृत्य मीडिया सामाजिकरण का एक हिस्सा है और सूचनाओं के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अपनी पीढ़ी में पहली बार विद्यालय जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थी का समर्थन करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? बताइए भाई, क्या करनी चाहिए? बताइए। हाँ, बताइए। उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को सम्मानजनक महत्व देते हुए क्रियाकलाप तैयार करने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अपनी पीढ़ी में पहली बार विद्यालय जाने वाले विद्यार्थी का समर्थन व उत्साह बढ़ाने के लिए एक शिक्षिका को
उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को सम्मानजनक महत्व देते हुए क्रियाकलाप तैयार करने चाहिए, जिससे सभी विद्यार्थियों में सहयोग की भावना जागृत हो और विविधता में एकता को लागू किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अधिगम का वह रूप जिसमें बच्चे दूसरों की नकल करके सीखते हैं, क्या कहलाता है? बताइए भाई, क्या कहलाता है? सामाजिक अधिगम। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। सामाजिक अधिगम अधिगम से संबंधित एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें दूसरे लोगों के व्यवहार को देखकर उनसे सीखा जाता है। सामाजिक अधिगम व्यक्तिगत अधिगम या समूह अधिगम की अपेक्षा अधिक बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, इसके द्वारा अभिवृत्ति या व्यवहार में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा क्या है? बताइए भाई, प्रगतिशील शिक्षा क्या है? इसमें करते हुए अधिगम, ठीक, इसमें करते हुए अधिगम मतलब लर्निंग बाय डूइंग होता है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा में लर्निंग बाय डूइंग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा वह होती है जिसमें बालक स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा ग्रहण करता है। इसमें समझने के लिए बालकों का पर्याप्त समय व स्थान होता है। इसमें करते हुए अधिगम यानी लर्निंग बाय डूइंग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है क्या है भाई? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। ओके, स्टर्नबर्ग का बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत के अनुसार तीनों प्रकार की बुद्धि अर्थात संदर्भात्मक बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि तथा घटकीय बुद्धि परस्पर तालमेल तथा समन्वय करते हुए क्रियाशील रहती हैं। सफल बुद्धि वाले व्यक्ति समस्याओं के नियंत्रणहीन होने से पूर्व ही उन पर कार्य करके समाधान खोज लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की वृद्धि और विकास पर आंतरिक कारक है? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? भावात्मक कारक, बुद्धि, अनुवांशिकता कारक, जैविक तथा संवैधानिक कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी के सभी सही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? बताइए भाई, कौन सा सही वर्णन करता है भाषा और विचार के बीच? भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा व विचार में द्विदिशात्मक संबंध होता है, क्योंकि एक प्राथमिक होने पर दूसरा द्वितीयक हो जाता है। ठीक है, देखिए, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? बताइए। वैयक्तिक भिन्नता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। टायलर के अनुसार, ठीक है, एक वैज्ञानिक हैं टायलर, टायलर, ठीक है,
टायलर के अनुसार शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक गति संबंधित क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विभिन्न भाषीय पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बताइए भाई, क्या करना चाहिए? कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, एक कक्षा में विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षिका को कक्षा में सभी संस्कृतियों के प्रति सम्मान की भावना जागृत करना चाहिए और विद्यार्थियों को एक दूसरे की भाषा व बोली में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसने कहा बुद्धिमत्ता समस्याओं को हल करने या कम से कम एक संस्कृति या समुदाय में मूल्यवान उत्पादों को बनाने के लिए कुछ तरीकों से जानकारी को संसाधित करने के लिए जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता है? किसने कहा है भाई, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, हावर्ड गार्डनर। ठीक, गार्डनर का फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम है हावर्ड गार्डनर, सिर्फ गार्डनर दिया है। अगली बार हो सकता है एग्ज़ाम में हावर्ड नाम से पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप लोग इनका पूरा नाम जानते रहिए। ठीक है, हावर्ड गार्डनर इनका पूरा नाम है गार्डनर का। ठीक है, देखते हैं। देखिए, गार्डनर ने कहा है बुद्धिमत्ता समस्याओं को हल करने या कम से कम एक संस्कृति या समुदाय में मूल्यवान उत्पादों को बनाने के लिए कुछ तरीकों से जानकारी को संसाधित करने के लिए जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बाल विकास में डॉट 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 से डॉट 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 तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। बताइए भाई, डॉट डॉट के स्थान पर क्या भरा जाएगा इनमें से? बताइए। गर्भधारण और किशोरावस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाल विकास में गर्भधारण से किशोरावस्था तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के मनुष्य के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जहाँ सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रौढ़ व्यक्तियों की मानसिक क्रियाओं का वर्णन करता है तथा उनको वैज्ञानिक ढंग से समझने की चेष्टा करता है, वहीं बाल मनोविज्ञान बालकों की मानसिक क्रियाओं का वर्णन करता है और उन्हें समझाने का प्रयत्न करता है। बाल विकास में गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक की वृद्धि व विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? बताइए भाई, कौन है? विलियम स्टर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न तथा कुहलमान ने, ठीक है, लिख दे रहे हैं। विलियम स्टर्न तो लिखा है, कुहलमान को लिख दे रहे हैं। देखिए, कुहलमान। ठीक है, विलियम स्टर्न तथा कुहलमान ने सन 1912 ईस्वी में
12 ईस्वी में मानसिक आयु व वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया, परंतु आईक्यू का प्रयोग सन 1916 में टर्मन ने, ठीक है, टर्मन एक वैज्ञानिक हैं, टर्मन, ठीक है, सन 1916 में टर्मन के द्वारा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के उपरांत ही प्रचलित हो पाया। ठीक है, टर्मन अच्छे से लिख दे रहे हैं भाई, यहाँ देखिए टर्मन एक साइंटिस्ट का नाम है, देखिए टर्मन। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों से मिलता है? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ये तो बहुत ही ऑप्शन है भाई, बताइए। देखिए ये चारों ऑप्शन। संरचनापूर्ण सही है भाई, गुणात्मक अंतर ये भी सही है, क्रमबद्ध क्रम ये भी सही है। ठीक है, तीनों के तीनों सही है भाई, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों के तीनों सही। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों में उपयुक्त सभी चरण मिलते हैं। कोहलबर्ग ने विभिन्न प्रकार के प्रयोगों द्वारा यह बताया कि बालक में नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं होती हैं तथा प्रत्येक अवस्था का क्रम निश्चित रहता है। प्रत्येक व्यक्ति में समान उम्र में यह अवस्था हो यह निश्चित नहीं है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति एक अवस्था को छोड़कर दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बुद्धि लब्धांश के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को ... है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को ... है। क्या है भाई, बताइए और पढ़िए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, बढ़ाता है। ठीक है, देखिए बुद्धि लब्धांश के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को बढ़ाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाता है। ठीक है, बुद्धि लब्धांश के आधार पर विभिन्न समूहों में जब शिक्षक छात्रों को वर्गीकृत करते हैं तो यह उनकी स्वगरिमा अर्थात उनके कार्य करने के तरीके व मानव मूल्यों को बढ़ाता है। साथ ही साथ इससे बालक कार्यों को उचित प्रकार से पूरा करके शैक्षणिक निष्पादनों को भी पूर्ण कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। किस में भिन्न होते हैं भाई? विकास की दर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में एक दूसरे से विकास दर भिन्न होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, कथन है, तर्क है, पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का अंदाज़ा लगाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तर्क पढ़ते हैं भाई। देखिए, बच्चे अपने आसपास दिखी हर घटना का कारण खोजना चाहते हैं और उनकी कारक व्याख्या उन्हें लघु सिद्धांत के निर्माण की ओर ले जाती है। तो बताइए भाई, इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। दोनों के दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। ठीक है, देखिए,
विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाले विभिन्न घटनाओं के कारणों का अंदाज़ा लगाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वे वातावरण व सामाजिक मुद्दों के प्रति सक्रिय भूमिका का निर्वहन करें। अतः कथन ए सही है। इसी प्रकार बच्चे अपने आसपास दिखी एक घटना का कारण खोजना चाहते हैं और उनकी कारक व्याख्या उन्हें लघु सिद्धांतों के निर्माण की ओर ले जाती है, जिससे उनका संज्ञानात्मक विकास तथा वे निर्णय लेने की क्षमता को जिससे उनका संज्ञानात्मक विकास होता है तथा वे निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा दे सके। ठीक है, इसलिए ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पियाजे के सिद्धांत में वस्तु अस्थायित्व, ठीक है, पियाजे के सिद्धांत में वस्तु अस्थायित्व ज्ञानेंद्रिय चरण के अंत में विकसित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। यह संज्ञानात्मक यानी बौद्धिक विकास की प्रथम अवस्था है। ठीक है, यह संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास की प्रथम अवस्था है जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है तथा इस अवस्था में बालक देखने, स्वतः पकड़ने, चूसने तथा पहुँचने सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयास करते हैं। ठीक है, और वस्तु अस्थायित्व का ज्ञान इस अवस्था तक हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रदर्शन परिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थियों का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित रहता है? बताइए भाई, प्रदर्शन परिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थियों का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित रहता है? असफल होने का डर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रदर्शन परिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थियों का ध्यान असफल होने के भय पर केंद्रित होता है। असफल होने के भय के कारण विद्यार्थी किसी भी गतिविधि में सहभागिता देने से डरता है, क्योंकि यदि वह असफल हो गया तो हीन भावना व हतोत्साहन का शिकार हो जाएगा। इस भय को दूर करने के लिए अध्यापक को सदैव विद्यार्थी की परेशानियों को दूर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निपुणता अनुमुखी, ठीक है, निपुणता अनुमुखी विद्यार्थियों में कौन से गुण होते हैं? बताइए भाई, निपुणता अनुमुखी विद्यार्थियों में कौन से गुण होते हैं? असफलता का न्यून भय, क्षमता का वार्धिक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, असफलता की न्यून भय, क्षमता का वार्धिक दृष्टिकोण, निपुणता उन्मुख विद्यार्थी काम से संतुष्ट पाते हैं। ठीक है, काम से संतुष्टि पाते हैं। जिन छात्रों के पास महारत हासिल है के लक्ष्य होते हैं, ठीक है, वे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो ज्ञान को बढ़ाएगी। वे ज्ञान प्राप्त करने पर अधिक ध्यान देते हैं, उच्च स्तर पर जानकारी इकट्ठा करने की अधिक संभावना रखते हैं और मदद मांगने से डरते नहीं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? बताइए भाई, अंतर्दृष्टि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, अंतर्दृष्टि समस्या समाधान को बाधित नहीं करता बल्कि उनमें सहायता करता है। ठीक है, और बाकी ये तीनों जो हैं ये सब बाधित करते हैं भाई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए भाई, कौन सा कथन सही है? अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। ठीक है, सही भी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से
महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। व्यक्तिगत कारक, पहला है अभिरुचि और दूसरा है अभिवृत्ति। इन दोनों कारकों का व्यक्ति ठीक इन दोनों कारकों का व्यक्ति में समावेशन होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। व्यक्तिगत कारक, पहला है अभिरुचि और दूसरा है अभिवृत्ति। इन दोनों कारकों को व्यक्ति में समावेशन होता है। ठीक है, देखिए, अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। व्यक्तिगत कारक, पहला है अभिरुचि और दूसरा है अभिवृत्ति। इन दोनों कारकों का व्यक्ति में समावेशन होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? बताइए भाई, क्या शामिल है? विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों रचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। जब कोई विद्यार्थी एक त्रुटि बार बार कर रहा है तो शिक्षक को उस विद्यार्थी को प्रश्न हल करने की प्रक्रिया पर चिंतन करते रहने के लिए कहना चाहिए, जिससे उसको संप्रत्यय की समझ बढ़ेगी और त्रुटि कम से कम होगी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के प्रत्युत्तर के लिए सर्वाधिक प्रभावी योजना क्या है? बताइए भाई, विद्यार्थी को प्रश्न हल करने की प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए कहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, हम जो है 2-3 सेकंड के अंदर ही आंसर बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों का टाइम बचे। ठीक है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम हम ना लेते हुए जल्दी जल्दी आंसर बता दे रहे हैं और आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, कम समय में ज़्यादा ज्ञान भी मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वे हैं, किनके लिए किया जाता है भाई? समस्यात्मक बच्चे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। समस्यात्मक बालकों के लिए उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत बालक की समस्या के कारणों का पता लगाकर उसका निदान किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है डॉट 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 का उपयोग निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों को करने के लिए किया जा सकता है। किसका प्रयोग भाई? 27 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, पोर्टफोलियो का उपयोग निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों को करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, पोर्टफोलियो एक ऐसी फाइल है जिसमें किसी व्यक्ति या विद्यार्थी के जीवन काल के विशेष क्षेत्र या विद्यार्थी जीवन की उपलब्धियों, व्यक्ति से संबंधित वे समस्त जानकारियाँ जिसका संबंध व्यक्ति या विद्यार्थी से हो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है तब, कब भाई? बताइए। जब विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। सीखना तब प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है जब
विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं और रुचि लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कथन है भाई, पढ़ते हैं। एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों को ज्ञान के लिए विविध स्रोतों को खोजने और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर न रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सही है भाई, बिल्कुल सही है। कारण जानते हैं इसका। अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं और फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से अधिगम की संरचना करते हैं। बिल्कुल सही है भाई, ये भी बात सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, एक संरचनात्मक अध्यापिका, मिनट, एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों को ज्ञान के लिए विविध स्रोतों को खोजने और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर न रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह कथन सही है, क्योंकि अध्यापिका का कार्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, जिससे बालक के व्यक्तित्व में गुणवत्ता का समावेश हो तथा वह विविध ज्ञान की प्राप्ति कर सके। इसलिए इसी क्रम में यह भी सत्य है कि अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं और फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से अधिगम की संरचना करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कथन ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? पुरस्कार एवं दंड के रूप में, व्यक्तिगता का आदर, ये भी सही है, प्रशंसा एवं भर्त्सना, ठीक है, उपरोक्त सभी सही है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रेरणा यानी जिसे हम लोग अभिप्रेरणा भी कहते हैं। ठीक है, प्रेरणा या अभिप्रेरणा आवश्यकता पर आधारित होती है, जो बालक को अधिगम के लिए प्रोत्साहित करती है। यह अभिप्रेरणा सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की होती हैं, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, दंड। ठीक, भर्त्सना एवं व्यक्तिगता का आदर आदि। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे सीडीपी के 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।